नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार। आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? तो आज आपका मैं आपके फिजिक्स के जो प्रैक्टिस बैच हो रहा था उसकी जो क्लास है, 7th नंबर की क्लास है आज प्रैक्टिस बैच की। ठीक है, मैंने 3-4 क्लास तो करवाई थी टॉपिक वाइज, और अब चल रही है 3-4 क्लास हो चुके हैं इसकी प्रैक्टिस बैच। ठीक है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं और मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं छोटी क्लास बनाने लग गया, आपको सभी को पता है। मैं आधे घंटे से लेकर 50 मिनट तक की क्लास होगी ये भी। ठीक है, इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आज सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन है सोल्व करवाने के कम, लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो सोल्व करवाने के क्वेश्चन कम है, तो आप टेंशन ना लें। मैंने मैथ की और रीजनिंग की भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ रेगुलर, तो उसको भी देखें। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी में बहुत ही फायदेमंद होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है हमारे पास, एक सुंदर सा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, सुंदर सा पेन का रंग है पिंक। ठीक है, कि एक सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? एक सोलर 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 सेल होता है ना, सोलर प्लेट जो होती है, वो बोल रहा है कि विद्युत मतलब ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? तो ये होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा ये इसको जो प्रकाश ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 डिग्री पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 0 डिग्री में हवा मतलब 0 डिग्री पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा, ये पूछा गया है। कि मतलब कि सर्दी है तो हवा की वेग कितना होगा। देखो, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होता है ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हवा के अंदर 330 मीटर दूर तक जाएगी ये ध्वनि हमारे 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो अब एक बार ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसके साथ साथ ही कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा होता है मेटल में। ठीक है, कि इस सबसे ज़्यादा किस में होता है? मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि मतलब चलती है या गमन करती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि ध्वनि किसमें नहीं चल पाती? तो ध्वनि किसमें नहीं चल पाती? वैक्यूम मतलब निर्वात में नहीं चल पाती। ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्यात, निर्वात बोलते हैं। हाँ, निर्यात में निर्वात जो होता है ना हमारा आसमान, मतलब हमारे जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर चले जाएं हम। ठीक है, वहीमंडल से भी बाहर चले जाए उसको निर्वात, निर्यात, अरे निर्वात बोलते हैं। ठीक है, मैं भी स्लिप हो रहा हूँ, मेरी जबान स्लिप हो रही है भैया, मेरा मुंह से निकल गई। ऐसी वाली हरकतें चल रही है मेरे साथ भी। कोई बात नहीं, पर आपको 3 क्वेश्चन इससे मिलते हैं हमें कि ध्वनि की हवा में कितना वेग होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? मेटल के अंदर होता है। ठीक है, और किस में ध्वनि चलती ही नहीं है? ये चलती है वैक्यूम के अंदर, चलती ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो वैक्यूम में आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और वहाँ तब आप देखते होंगे ना कि स्पेस में जाते हैं तो वो अलग सा एक पैरे रखते हैं कपड़ा का, उसमें उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, उनका एक अलग सा ही फोन सा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके वो बात करवाता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से इंद्रधनुष में कौन से रंग उचित अनुक्रम में है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। इन इंद्रधनुष में रंग कौन सा होगा? नीला, हरा, पीला। ठीक है, विबग्योर, विबग्योर के अंदर बीच में आता है नीला, हरा, पीला। ठीक है, तो प्रकाश ये इंद्रधनुष बनता कैसे है? इंद्रधनुष बनने का जो वो होता है एक तो प्रथम प्रकार का होता है कि 2 बार परावर्तन। ठीक है, प्लस में 1 बार ये अपवर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक मतलब रिफ्रैक्शन, तो आर लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरी श्रेणी का क्या होता है? दूसरी श्रेणी का होता है 2 बार परावर्तन। ठीक है, और प्लस में या 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो 2 प्रकार का क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। कभी पूछ ले तो 2 प्रकार का इंद्रधनुष होता है, याद रखना। और इसके
जो अनुचित, जिसको रंगों का अनुचित अनुक्रम क्या होता है, नीला हरा पीला, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नीला हरा पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेल खुआना है, इसको क्या खुआना है, मेल, ठीक है। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर किसका होता है, विभवांतर होता है वोल्टेज का, ठीक है। विभवांतर किसका होता है, वोल्टेज का होता है, ठीक है। विद्युत धारा की क्या होती है, विद्युत धारा की जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, और चालक का क्या होता है, मोह होता है। तो ये किससे रिलेट करता है, ये हमारे पास ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और दिखा देता हूँ, मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे आप याद कर पाओ इन चीज़ों को, ठीक है। ये लिख लो भाई आप, ठीक है। आप क्या करो, इसको लिख लो। मैं एक बार फिरवा देता हूँ, मतलब दोहरा देता हूँ, ठीक है। आप इनको लिख लेना। लंबाई का क्या होता है, मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, और ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला, बल का न्यूटन, प्रतिरोध का ओम, चालकता का मोह, ठीक है। और क्या है, पदार्थ की मात्रा मोल से नापी जाती है, ठीक है। मोल भाव करते हैं, वो मोल भाव नहीं है, ठीक है। ये क्या है, त्वरण, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और विभवांतर की होती है वोल्टेज। तो आपको सभी समझ में आ गई, मात्रक है ये याद कर लेना, बहुत काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियानो द्वारा निर्मित ध्वनि खालिस्तान के कारण बांसुरी द्वारा निर्मित ध्वनि से विभिन्न होती है। किसके कारण विभिन्न होती है, क्या इसमें आवृत्ति अलग होती है, या परबल अलग होता है, या पिच अलग होती है, या गुणवत्ता अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुणवत्ता अलग होती है। पियानो की अलग आवाज़ होती है, अच्छी गुणवत्ता, मतलब अलग से गुणवत्ता होती है, और बांसुरी की गुणवत्ता अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, भावी उम्मीदवार, ठीक है, भावी मतों से जीतने वाला उम्मीदवार। तो ये इसको बना देते हैं ऐसे बाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बोल रहा है कि 100 वोल्ट के एक बिजली के बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 6 घंटे के लिए किया जाता है। तो एक दिन में विद्युत द्वारा खपत ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो विद्युत द्वारा खपत ऊर्जा कितनी होगी भाई, 100 वोट का एक बल्ब है और 6 घंटे तक चलता है, ठीक है। तो 100 वोट इंटू में 6 घंटे तक चला तो कितना खपत कर देगा बिजली, 600 यूनिट, मतलब 600 वो खर्च कर देगा, क्या बोलते हैं, यूनिट बनाने के लिए इसको 1000 से किलो वाट घंटा पूछा ना, 600 वोट कर देगा खर्च, ये समझ लो आप, ठीक है। 600 वोट बिजली का कर देगा, खर्च कर देगा। अब बोल रहा है किलो वोट घंटा में दिन में कितनी खपत करेगा, भाई किलो वोट घंटा में बदलना है इसको, ठीक है। ये वोट है, किलो वोट घंटा में बदलने के लिए 600 बटे में क्या कर देंगे हम, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं ऐसे जीरो नहीं काटते यार, ठीक है। ऐसे जीरो नहीं काटते, इसमें इसमें क्या करते हैं, सीधे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सीधे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे तो 0.60, और फालतू जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, बस 60 तक ही रखते हैं। या फिर इसको एक ये काट भी सकते हैं, कटता नहीं है वैसे, ठीक है, सीधा ही लिखा जाता है। बाकी ये पहले ये डंडी क्यों नहीं कट रही है, वापिस से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इसके एक जीरो और लगाते हैं तो 0.600 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.60, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वस्तु में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है, निम्न में से किस वस्तु में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। देखिए आपने पढ़ा होगा बहुत बार, गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो द्रव्यमान है एम और वेग है वी, तो जब द्रव्यमान एम रखेंगे, वेग वी रखेंगे, तो गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी हमारी, यही आ जाएगी, सेम टू सेम, ठीक है। मान लो कि एम की जगह एक लिख लेते हैं, वी की जगह एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक रखेंगे, यहाँ एक रखेंगे, तो एक की स्क्वायर एक की स्क्वायर एक, और 1/2 कितना हो जाएगा, टोटली 1/2 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब भाई यहाँ एक यहाँ एक, जब एक को इससे गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा आंसर, समझ गए इतनी बात। अगली बात करते हैं भाई,
हमने m को क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, तो द्रव्यमान हम सीधा मानेंगे 3 और गति मानेंगे 2, ठीक है। द्रव्यमान 3 और गति 2। अब इसमें रखते हैं वापस से 1/2, m की जगह तो रखेंगे 3 और इसकी जगह रखेंगे 2, ठीक है। m की जगह रखेंगे 3, ठीक है, और v की जगह रखेंगे 2, तो v की जगह 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो दूसरे वाले से क्या निकल के आया 6, तो ये पहला वाला तो आधा ही आया, ये आया 6, तो अभी तक तो ये फालतू है ना इससे। तो अब आगे बात करते हैं, ये करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ठीक है भाई। इस इन दोनों का v का और m का मान हमने 1 मान रखा है, ठीक है। तो अब करते हैं 1/2 इंटू में 2 इंटू में 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 क्या 9, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा 9 ही आंसर आएगा इनका, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करेंगे तो देखो एक बार इसकी जगह क्या है, m की जगह 1 रखेंगे, v की जगह हम रखेंगे 4, तो अब फिर से एक सोल्व कर देते हैं अलग से एक और, ठीक है। तो 1/2 m की जगह 1 और v की जगह 4, तो 4 चौक 16, ठीक है। 16 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहले वाले का आया हाफ, ठीक है, दूसरे वाले का आया 6, तीसरे वाले का आया 9, ठीक है, चौथे वाले का आया 8। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें है, इसमें आपको सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने प्रूफ करके दे दिया, ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात के माध्यम में फैल सकती हैं, जो गैर यांत्रिक होती है ना, वो निर्वात में फैल सकती है, ठीक है। मैं गैर यांत्रिकी तरंगे जो होती है वो निर्वात में फैल सकती है, ठीक है, चल सकती है आराम से, ठीक है। क्या होता है जब एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। मान लो कि कोई पिंड है, हमने ऊपर से क्या कर दिया गिरा दिया, ठीक है। एक मान लो ये बॉल है, ये ऊपर से हमने क्या करी गिरा दी, ठीक है, क्या किया हमने गिरा दी, ठीक है। एक बॉल है, हमने क्या की ऊपर से गिरा दी, ठीक है, ये नीचे आके पड़ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ ये बॉल है ऊपर से हमने गिरा दी, नीचे आके जाके पड़ रही है, ठीक है। अब वो बात करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ इसकी सेट बैठेगी। क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा न स्थित ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो स्थित ऊर्जा में क्या होता है mgh, मतलब कि m तो होता है मास, तो यहाँ भी मास सेम रहेगा, यहाँ भी मास तो बदलने का है नहीं। जी क्या होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी भाई 9.8 ही रहेगी पृथ्वी की सतह पर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह सेम रहेगी। यहाँ पर होता है एच जितना ऊंचा रहेगा उतनी ज़्यादा स्थित ऊर्जा की वैल्यू रहेगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगी, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ सबसे कम, ठीक है। तो स्थित ऊर्जा कम होती जाएगी, ये बात हमारे समझ में आ गई, बस स्थित ऊर्जा होती जाएगी कम, ठीक है। अब वो बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक बात बताओ, यहाँ नीचे आती जाएगी और जी का मान क्या होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, तो 9.8 की स्पीड से इसको खींचती रहेगी, यहाँ 9.8, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ वो डबल, यहाँ वो डबल, जब यहाँ पर पहुँचेगी ना यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, तो इसका मतलब है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थित ऊर्जा क्या होगी कम होगी। और बाकी कोई से भी ऑप्शन इसके काम के नहीं है, जैसे स्थित शक्ति बढ़ जाती है, स्थित शक्ति नहीं बढ़ेगी यार, घटेगी स्थित ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं स्थित शक्ति और गतिज शक्ति दोनों बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकती। यहाँ सीधे mgh है ना, ये स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, स्थित ऊर्जा घटेगी, यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। निम्न में से ना स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों कम होगी, नहीं, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, जब नीचे आएगा ना इतना नीचे आता जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। देखो भाई वही सेम टू सेम बात है, ये बॉल है हमारे पास, ठीक है, ये बॉल है हमारे पास, ठीक, ये बॉल है ऊपर की तरफ फेंक रहा है कोई, ठीक है, और ये घूम घाम के वापस नीचे की तरफ पड़ने वाली है अब, ठीक है, ये बात हो रही है, ठीक है। अब ये घूम के नीचे की तरफ पड़ने वाली है। अब बात करते हैं, देखो जब इसको ऊपर फेंका जाएगा, जब इसको ऊपर फेंका जाएगा तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको 9.8 के हिसाब से उसको धीरे करता चला जाएगा,
तो जो स्थित ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है, वो कम होती चली जाएगी और फिर नीचे की तरफ डाउन होगी। भाई यहाँ पर जाके गति कम हो जाएगी ना गतिज ऊर्जा, तभी तो, नहीं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती तो सीधी चली जाती, पार ही मतलब आसमान में पार कर जाती है ना। तो इसका मतलब ये वापस आ रही है, कोई फेंकी गई है चीज़ तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ऊँची जाएगी, फिर पड़ जाएगी भाई, कितनी ऊँची जा सकती है, बस मैक्सिमम जितनी जोर लगाया गया उतनी तो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं भाई साहब, गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और दूसरे में क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा कम होगी। हाँ, ये बात सेट बैठ के, गतिज ऊर्जा कम होगी, कम हो जाती, एक ही समय में स्थित ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ पर जाके जो स्थित ऊर्जा है वो बढ़ेगी, उसके बाद फिर स्थित ऊर्जा भी घटती चली जाएगी। यहाँ स्थित ऊर्जा सबसे कम, यहाँ और थोड़ी फालतू, यहाँ और थोड़ी फालतू, यहाँ सबसे ज़्यादा, पर ये फिर थोड़ी नीचे आती गई, फिर स्थित ऊर्जा है ना वो कम होती चली जाएगी वापस। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक समय के लिए स्थित ऊर्जा बढ़ती है, एक समय के लिए बस स्थिति, थोड़ी देर के लिए स्थित ऊर्जा बढ़ती है, फिर वापस से घटती चली जाती है। ठीक है, स्थित ऊर्जा। अगली बात करते हैं कि हर क्रिया की समान विपरीत क्रिया होती है, मतलब कि कोई चीज़ है, आप इस तरफ जोर लगाओगे तो ये वस्तु भी आपकी साइड जोर लगाती है। ठीक है, बंदूक का चलना, ठीक है, ये चीज़ें सभी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा लॉ के ऊपर काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा तैरना भी न्यूटन का तीसरा लॉ ही है। ठीक है, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, शक्ति क्या होती है, वोट, वोट हमारी क्या होती है, शक्ति। ठीक है, अभी मैंने वो मात्रक पढ़ाए थे आपको। ठीक है, किसी निकाय का वेग उसके द्वारा नहीं बदला जा सकता, किसी निकाय का वेग उसके द्वारा नहीं बदला जा सकता, किसके द्वारा नहीं बदला जा सकता वो पूछा गया। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ एक से एक चीज़। वेग जो होता है, वेग, वेग मतलब कि होता है वेलोसिटी। ठीक है, वेग, वेग वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वेग। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब इसकी पास होती है दिशा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये कब नहीं बदला जा सकता, बदला तो कैसे जा सकता भाई, स्पीड बढ़ा दो तो बदल जाएगा। भाई वेग, वेग, भाई स्पीड बदलोगे, वेग क्या होता है, गति होता है, गति की मतलब गति को तेज करोगे तो भाई गति बदल गई ना। ऐसे ही वेग के अंदर क्या होता है, बस एक डायरेक्शन और होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ऑप्शन की वाइज चलते हैं। निकाय के वेग की गति और दिशा दोनों बदल कर, भाई इसकी गति और दिशा दोनों बदल लेंगे तो वेग पक्का बदल जाएगा, डेफिनेटली बदल जाएगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि वेग क्या बोलता है, वेग बोलता है, वेग के अंदर क्या होता है, एक तो स्पीड होती है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डायरेक्शन। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर होगी स्पीड और एक होगी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन होती है वेग के अंदर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पीड भी बदल रही है, वेग डायरेक्शन भी बदल रही है, तो दोनों चीज़ बदलेगी तो वेग तो बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, निकाय का आकार बदल दिया जाए, ये जो पिंड है इसका आकार बदल दिया जाए, तो आकार से कोई मतलब नहीं रखता ये। ठीक है, वेग, वेग से, वेग किस वजह से बदल सकता है, या तो स्पीड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो, आकार से कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आगे पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, केवल निकाय की गति बदल दो, गति बदलेंगे तो भी वेग बदल जाएगा। ठीक है, केवल निकाय की दिशा बदल कर, नहीं नहीं भाई साहब, दिशा बदलेगी तो भी वेग बदला माना जाएगा। देखो स्पीड की अलग होती है, स्पीड में है ना, स्पीड में जब स्पीड को बदलेंगे ना तो ही चेंजमेंट आएगा, बाकी कोई डायरेक्शन बदल दी, मान लो यहाँ चल रहा है कोई सेम स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है कोई लड़का स्पीड से, और ये मुड़ के ऐसे चलने लग गया, बाकी 10 स्पीड सेम है इसकी, तो स्पीड उसकी बदलेगी नहीं, समझे इस बात को। और वेग, वेग मान लो ये वेग होता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, पर ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर ये ऐसे मुड़ गया, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बदल जाएगा। वेग में स्पीड में समझ में आ गया ना अंतर क्या है, बस। तो फिर आगे बात है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कति जीरो होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कति जीरो होता है, या फिर आप अंतरिक्ष में चले जाओ। ठीक है, अंतरिक्ष में भी, या निर्वात बोलते हैं जिसको, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी। तो आज की क्लास मैं यहीं आपकी समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलिए। आज ये 7 नंबर की क्लास थी। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग की भी साथ साथ में डाल रहा हूँ, और इस बार आप सिलेक्शन लेके दिखाओ भाई, बढ़िया है। ठीक है, और पास कर देना इस बार एग्ज़ाम को। और
मैथ के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई साहब, इतने मस्त मस्त क्वेश्चन है कि मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कई बार, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 12 बनने वाले हैं, रात के 1 मिनट बाकी बची है, ठीक है। और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।